उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी अगले 45 दिनों में कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे शामली और रामपुर के 1 दिवसीय दौरे पर। मुख्यमंत्री जनपद के कैराना कस्बे के उन परिवारों से भी करेंगे मुलाकात जो दंगे के बाद कर गए थे पलायन। यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा उनके लिए आज है अंतिम मौका। और नहाय खाए के साथ आज से छठ पर्व की हो रही है शुरुआत। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे और चौथे दिन क्रमशः अस्त होते और उदय होते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर देते हैं अर्घ्य। नमस्कार, मैं हूं सबरीन सिद्दीकी। जिले के समाचारों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी अगले 45 दिनों में कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे और काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर की सौगात देंगे। इस महीने सबसे पहले पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। अपनी यूपी दौरे पर 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी आएंगे, जहां पर वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की झांसी किला परिसर में रैली की तैयारी भी चल रही है। झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर के तहत पीएम मोदी झांसी नोड में निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 20 नवंबर को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुलिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 25 नवंबर को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे और फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर शामली और रामपुर में रहेंगे। शामली और रामपुर में मुख्यमंत्री सभी विधानसभा क्षेत्रों को विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी शामली जनपद के कैराना कस्बे के उन परिवारों से भी मुलाकात करेंगे जो दंगों के बाद पलायन कर गए थे लेकिन अब वापस आ चुके हैं। कैराना वही क्षेत्र है जहां सपा शासन में दंगे भड़के थे। इसके बाद तमाम लोग पलायन कर गए थे। सीएम योगी आज से 15 नवंबर तक पश्चिमी यूपी में जनसभा करेंगे, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और बड़े प्रोजेक्ट का सौगात देंगे। यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो आज यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म अवश्य भर दें। बोर्ड ने 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म और कक्षा 9 व 11 के अग्रिम पंजीकरण की आखिरी तारीख 8 नवंबर तक बढ़ाई थी। इससे पहले अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2021 तक मिले ऑनलाइन आवेदन में हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल से लगभग 5 लाख कम थी। इसके चलते 8 नवंबर तक तिथि बढ़ाई गई। 9 से 14 नवंबर तक छात्र छात्राओं के विवरण जांच कर उसे अपडेट करने का अवसर प्रधानाचार्य को मिलेगा। इस दौरान किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड नहीं किया जाएगा। कानपुर नगर में विकास को गति और जनपद वासियों के साथ सरकार के सपनों को साकार करती निर्माणाधीन मेट्रो ट्रेन की कार्य प्रगति का कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव के साथ मेट्रो कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने मेट्रो कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कानपुर की मेट्रो लगभग बनकर तैयार है और इसका ट्रायल रन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 10 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इसको 31 दिसंबर तक प्रारंभ कर दिया जाए। मेट्रो कानपुर की बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल रन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह 10 बजे यहां पर किया जाएगा।
31 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है कि इसको प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ट्रायल रन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कुछ कंसर्न्स होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए, लगभग उसमें 1.5 महीना लगता है। लेकिन मेट्रो कानपुर के तैयार है और मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन ने जितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम किया, देश में किसी भी स्थान के ऊपर इतनी तेजी के साथ काम नहीं हुआ। लगभग 32.4 32 किलोमीटर की ये मेट्रो है। पहला फेज IIT से मोती झील का अभी चालू हो जाएगा, दूसरा फेज मोती झील से लेकर नौबस्ता तक का, और बर्रा से तीसरा फेज वहां पर चालू होगा। ये अभी 23 किलोमीटर का लगभग उम्मीद है कि 2-2.5 साल में शुरू हो जाएगा और जल्द ही साइमल्टेनियसली दूसरे ट्रैक के ऊपर भी, दूसरे स्पैन के ऊपर भी काम शुरू होगा। और इस बार छठ पर्व का पहला सूर्य अर्घ्य आगामी 10 नवंबर को शाम दिया जाएगा और अंतिम अर्घ्य 11 नवंबर को सूर्योदय के समय दिया जाएगा। 8 नवंबर को नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होगी और 9 नवंबर को खरना होगा। लखनऊ में ये पर्व गोमती के तट पर मनाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। महिलाएं व्रत रखकर संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। गोमती के तट पर छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसी के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी ने छठ पूजा मैदान का निरीक्षण भी किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। यहाँ पर लगभग 1.5 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम मेरे साथ है, पूरा शासन प्रशासन मेरे साथ है, पुलिस प्रशासन मेरे साथ है और सब लोग मिलकर हम लोग के साथ सहयोग करते हैं और जो भी हम लोग बताते हैं वो पूरे उसमें सरकार और जिला प्रशासन सहयोग करता है। इसमें जो लोग पूजा करेंगे उनके लिए यहाँ फॉगिंग की व्यवस्था होगी, टीकाकरण की व्यवस्था होगी, मास्क की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसके साथ ही उनके लिए गोताखोर की व्यवस्था होगी, स्टीमर की व्यवस्था होगी, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होगी। रास्ता जो है यहाँ वन वे होगा, एक तरफ से लोग छठ पूजा आएंगे, दूसरी तरफ से चले जाएंगे, रास्ता जाम न हो। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 20-22 मिनिस्टर आ रहे हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी आने की संभावना है। माननीय राजनाथ सिंह जी वर्चुअल संबोधित करेंगे। नहाय खाए के साथ आज से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। छठ पर्व को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। छठव्रती छठ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं, साथ ही उससे जुड़े सामानों की खरीदारी भी कर रहे हैं। सूर्योपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। इसको लेकर छठव्रती तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बहुत एकदम पवित्र होना चाहिए। जो खरना नहाने खाने के दिन से शुरू होता है वो लास्ट में इसके पारण के दिन तक मतलब कि हम लोग को एकदम पवित्र रहना। छठ को लेकर बाजारों की भी रौनक बढ़ गई है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में काफी रौनक दिख रही है। आस्था के आगे तो फीकी पड़ रही है, चाहे जितना भी महंगाई हो, वो जब व्रत करते हैं तो उसको लेना ही है। दुकानदार भी ज्यादा नफा नुकसान की चिंता किए बगैर छठ व्रतियों को जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। जो पहले दाम सस्ता में बेच रहे तो अभी भी सस्ता में बेच रहे हैं। जो पहले का रेट था 2-3 साल पहले उसकी अभी भी रेट वही रेट बेच रहे हैं। जैसे कोई कहता है अभी 55 रुपए नहीं है, 50 दे 50 ले जाओ, 50 दे वो कहता कम करा दो 10-20 वो भी कम कर देते हैं। नेम धर्म के पर्व छठ में कई छोटी बड़ी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन रांची के बकरी बाजार समेत कई दूसरी जगहों पर छठ को लेकर विशेष बाजार लगाए जाते हैं, जहां एक ही स्थान पर व्रतियों को सारे सामान उपलब्ध हो जाते हैं। सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के देवाड़ गांव, खालिसपुर और बहाउद्दीन समेत 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में जन चौपाल कर आयोजन कर नागरिकों को समस्याओं का निस्तारण किया। श्रीमती गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी काम किया। सांसद मेनका संजय गांधी ने बताया कि जब से केंद्र में मोदी सरकार व प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से विकास का पैटर्न बदल गया है। पहले की सरकारों में एक परिवार का विकास होता था,
अब समूचे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जनपद सुल्तानपुर के लिए गौरव की बात है कि नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए 16 नवंबर को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर आ रहे हैं। श्रीमती गांधी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से इससे सटे गांव में औद्योगिक विकास के जरिए लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गरीब से गरीब को बहुतों को घर मिले, बहुतों को शौचालय मिले, किसान सम्मान निधि मिली है, पेंशन्स बढ़े हैं। ये मुद्रा योजना 12,000 लोगों को यहाँ हमारे क्षेत्र में मिला है। जनपद शामली के थाना भवन में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी जनता से रूबरू हुए। अपने संबोधन में श्री चौधरी बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसानों के दर्द का कोई भी अनुमान नहीं है। वहीं जयंत चौधरी को शामली जिले के समर्थकों ने मंच पर करीब 12.5 लाख रुपए, पगड़ी, चांदी का हल और तलवार भी भेंट की। हमने अपने मुद्दे तय कर लिए, हमने अपने मुद्दे घोषित कर दिए। अभी कोई पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाए। कई बातें हमने रखी हैं। आ रहे हैं, उनका जनपद, उनका प्रदेश है, उनकी जवाबदेही है, लोग हिसाब लेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर जिले में एक जनादेश महारैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बसपा से निष्कासित किए गए 2 कद्दावर नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने किए गए वादों पर कायम नहीं रह सकी। सरकार ने ना तो किसानों की आय दोगुनी की और न ही नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया। रैली में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, राम मूर्ति वर्मा समेत कई अन्य सपा नेता मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज हरदोई जिले के कई बूथों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आगामी चुनाव के लिए नए युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के अभियान को अधिक कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरदोई जिले के संडीला, कछौना और कई मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची की जांच कार्य को देखा और मतदाताओं से बात की। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। वोटर कार्ड बनाने के अभियान के लिए 7, 13, 21 और 27 नवंबर विशेष अभियान दिवस के रूप में रखे गए हैं, जिस पर 18 साल या उससे ऊपर के युवा मतदाता तथा महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो सके। उन्होंने लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लेने की अपील की है। मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण से चल रहा है। नाम बढ़ाने के लिए, विलोपन के लिए या किसी को आपत्ति है, किसी का नाम लग रहा है गलत है, उसकी तिथि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। परंतु हम लोगों ने उसमें भी 4 विशेष तिथि अभियान दिवस के रूप में रखा है। 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर। उस दिन सभी बीएलओ अपने बूथ पे रहेंगे ताकि कोई भी आके अपना चेक कर सकता है, नाम है, ठीक है, नहीं है तो बढ़ाने के लिए फॉर्म भरेगा। किसी के यहाँ कोई मौत हो गई है तो विलोपन के लिए, किसी के त्रुटि है करेक्शन के लिए। उसके बाद ये प्रक्रिया, इसमें फीडिंग करने के बाद ईआरओ हैं उनको निर्णय लेना है। वो प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलती रहेगी और 5 जनवरी 2022 को इसका फाइनल पब्लिकेशन होगा।
जनपद कानपुर में जीका वायरस संक्रमण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहां जीका वायरस संक्रमित 13 नए मरीज पाए जाने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है। जीका वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारी संक्रमण नियंत्रण के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। कानपुर नगर में जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा साफ सफाई रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्थिति को काबू में करने के लिए टीम गठित कर संभावित संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा रही है। जनपद कानपुर नगर में आज दिनांक 6 नवंबर 2021 तक जीका वायरस के कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका विजिट करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो जीका पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लगातार उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा सुबह और शाम जीका पॉजिटिव पेशेंट से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की जा रही है और उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। जीका के रोकथाम हेतु आप सब लोगों से अपेक्षा है कि घर के अंदर साफ पानी एकत्रित ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से जो भी आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस स्टेप लेते हैं। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस का पहला मामला आने के बाद स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में लगातार बुखार के बढ़ रहे मरीजों की जांच उच्च स्तर की करवाई जा रही है। बीते कुछ दिन पूर्व करीब 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें एक युवक के यूरिन में जीका वायरस होने की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमा लगातार क्षेत्र में लोगों की सैंपलिंग कर रहा है। कन्नौज सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व 30 सैंपल बुखार से ग्रस्त रोगियों के भेजे गए थे, जिसमें से एक युवक के यूरिन में थोड़ा सैंसेक्शन पाया गया है। सीएमओ ने बताया कि जीका वायरस सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं में होता है और ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर इस समय सावधानी बरतनी होगी। ये देखिए, हमको लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लखनऊ के कानपुर के सब आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दें आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरवा की ये लिस्ट भेजी थी। ये कानपुर नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं, जहाँ पे बुखार के केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से। उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है, जिसका नाम है दशरथ सनाफ सरफीलाल, उसकी उम्र 45 साल। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही गया था कानपुर में, शिवराजपुर में, वहाँ पे एक गाँव है कासामऊ, तो वहाँ पे एक रात रुका था ये। उसके बाद से वहाँ से आया तो इसको 30 तारीख को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत हुई। कल ये पॉजिटिव आ गया है। ये जो मच्छर जो होता है ना, जो डेंगू का मच्छर होता है, वही मच्छर यही होता है, एडिस एजिप्टी, जिसके काटने से डेंगू होता है, उसी काटने से ये भी होता है। लेकिन इसका जो है ना इफेक्ट ज़्यादातर गर्भवती माताओं में होता है। उसमें अगर कोई मच्छर काट लेता है तो उनको जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो वो विकलांग होता है या उसका सर बहुत बड़ा होता है, ये इफेक्ट उसमें हो जाते हैं। बाकी तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पैरासिटामोल गोली दे दो, बुखार उतारते रहे बस। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ स्थित जिला जेल में साथी कैदी की मौत पर कैदियों ने हंगामा किया। जेलकर्मी कैदियों पर काबू पाने के आगे बढ़े तो कैदियों ने जेल कर्मियों पर पथराव कर दिया। इस पथराव में डिप्टी जेलर शैलेश कुमार सोनकर घिर गए। कैदियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। घायल होने पर उनको लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि संदीप नाम के एक कैदी को डेंगू हो गया था, जिसको सैफई रेफर कर दिया गया था, किंतु वहां उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना पाकर ही जेल के कैदी हंगामा करने लगे। ऐसे कर रहे थे, जिनको तुरंत कंट्रोल में किया गया।
लेकिन जो बैरक नंबर 9 है उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने बवाल किया है। साथ ही साथ बैरक 2 में भी इन्होंने बवाल किया है, लेकिन जो तोड़ फोड़ है छोटी मोटी उन्होंने सपोर्ट की है। आगजनी मेन गेट पे की गई है, इसके अलावा अंदर की तरफ इन्होंने की है। अभी तक इंजरी किस टाइप की है, कैसी है, ये जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वही इसके बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरह की। पहले भी ये एक जांच का विषय है, इसके अंदर जांच की जाएगी, जो भी चीज़ सामने आएगी। जो जिन जेलर पर हमला हुआ था उनका क्या नाम है? उनका नाम है शैलेश सोनकर। अभी बैरिक में है कह दिया, बाहर है अभी? नहीं, अभी बैरक में है और सभी को अभी खाना बांटा जा रहा है। अंदर सारी स्थिति है पूरी कंट्रोल में है, कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं है। हम भी यहीं पे डीएम साहब और हम भी यहीं पर हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने हर्षोल्लास के साथ अपना 47वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन में आयोजित भव्य समारोह की शुरुआत झंडोत्तोलन और एनटीपीसी गीत से की गई। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख बसुराज गोस्वामी ने कहा कि एनटीपीसी मौजूदा वक्त में 67,657.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली देश की प्रमुख विद्युत उत्पादक कंपनी बन गई है तथा 4 दशक पुराना विद्युत गृह होने के बाद भी किफायती विद्युत उत्पादक कंपनियों में प्रमुख स्थान बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि एनटीपीसी समूह में वर्तमान वित्त वर्ष में संचयी उत्पादन 100 बिलियन यूनिट से अधिक विद्युत उत्पादन कर देश के कल कारखानों को विद्युत शक्ति का सार्थक सहयोग प्रदान किया है। अभी एनटीपीसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू सेफ्टी। A culture of superior safety is also being developed at Singrauli station by going beyond zero accident. A healthy life is the biggest asset of our people. Some of safety contribution I wish to share with you. We have received British Safety Council certificate first time in the history of Singrauli in 10 June 2021, which is valid for 3 years. Safety में ये एक बड़ा सर्टिफिकेशन है, सिंगरौली को ये सर्टिफिकेशन मिला है। हिंदी के युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का 24वां स्मृति दिवस कल रायबरेली में धूमधाम के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय स्मारक समिति के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि आचार्य द्विवेदी युग प्रेरक सम्मान नई दिल्ली के पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान महाराष्ट्र के कोरोना योद्धा संपत्ति और राहुल टिवरेकर और श्रद्धा श्रृंगपुरे को, जिन्होंने कोरोना काल में आदिवासी क्षेत्र में जाकर लगभग 2000 बच्चों की शिक्षा का कार्य अपने संसाधनों से किया। इसके साथ ही लखनऊ में कोरोना से लगभग 2900 मृतकों के अंतिम संस्कार करने वाली योद्धा वर्षा वर्मा को नागरिक अभिवादन किया गया। इन सभी को संस्था की ओर से प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र के साथ ही नेक कार्यों को जारी रखने के लिए नकद राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान आचार्य महावीर प्रसाद कोरोना काल में बहुत सारी किया गया। घर पे लोग भूखे मर रहे थे, फिर भी शर्म के मारे खाना नहीं मांगने आ रहे थे, खाना लेने नहीं जा रहे थे, अनाज लेने नहीं जा रहे थे। हमको पता चल रहा था, किसी माध्यम से पहुंचा रहे थे। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारे लोग फंसे हुए हैं। हमको अच्छा लगता था उन लोगों तक पहुंच करके उन लोगों को फ़ोन करना कि आपके लोग सुरक्षित हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं NFS योजना के तहत जनपद कासगंज के समस्त कार्ड धारकों को 3 नवंबर से 15 नवंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। जनपद में 2,52,000 कार्ड धारक लाभार्थी हैं। कासगंज जनपद प्रवास को पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर भारद्वाज ने सरकार की इस योजना के विषय में बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया है कि 3 नवंबर से 15 नवंबर तक विशेष रूप से अभियान के तहत समस्त कार्ड धारकों को इस योजना के लाभ से लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नापतोल भी अच्छी है इनकी, बढ़िया है। समय से दुकान खोलते हैं और राशन फ्री का राशन बढ़ता है। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमेशा ऐसे ही राशन मिलता रहे। केंद्र सरकार की जो फ्री राशन प्रणाली योजना चल रही है उसका लाभ लेने मैं राशन लेने आया हूँ, राशन वाली दुकान पर राशन लेने आया हूँ। ये केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया योजना निकाली है। इस योजना का पब्लिक को बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है और इस योजना के अंतर्गत कोई भी
भूखा पेट नहीं सो पा रहा है। इस योजना में चावल, गेहूं और अन्य चीजें भी मतलब आसानी से फ्री मिल रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमने गरीब को अपनी प्राथमिकता पर रखा है और इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि गरीब हमारी प्राथमिकता के तौर पर है। उसको चाहे आवास की व्यवस्था की बात हो, चाहे बिजली की व्यवस्था की बात हो, या उसके स्वास्थ्य को लेकर के आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे खाद्यान्न की बात हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से देश में बागडोर संभाली है, गरीब के प्रति बहुत चिंतित हैं। गरीब को कैसे सुविधाएं दे सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार जब से बनी है, आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे अधिक जो राशन पहले लोगों को नहीं मिलता था, राशन आता था, बिचौलिए बीच में खा जाते थे, उस राशन को सुनिश्चित करने के लिए कैसे प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उसका जो आया हुआ राशन है वह उस तक पहुंच सके, इसके लिए सुनिश्चित किया। और हमने रेगुलर मॉनिटरिंग करके उसका हम लोगों ने उसके राशन को उपलब्ध कराया है। जनपद फतेहपुर की निवासी डॉक्टर माधुरी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर ब्यूटी पार्लर और फैशन एकेडमी खोली है। उन्होंने स्वयं का रोजगार स्थापित करने के साथ ही बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू किया है। डॉक्टर माधुरी लगातार महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर जागरूक करती रहती हैं। डॉक्टर माधुरी ने बताया कि ब्यूटी सैलून, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण गरीब बच्चियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि यहां से प्रशिक्षण लेकर हजारों महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित कर चुकी हैं। जब हम आए तो हमें मेकअप नहीं आता था और मेरा मेन पर्पस मेकअप में था कि मुझे मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हमने मेकअप की फील्ड में हम गए और धीरे धीरे हमने खुद को इम्प्रूव किया। उस चीज़ में हमने काफ़ी मेहनत की। 2-2 घंटे हम लोग लगातार काम किए हैं उस चीज़ पे। और आज मैम की नज़रों में हम एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आगे आए हैं। यही कहना चाहूँगी, जो मेरी छोटी बहन है, यही कहना चाहूँगी, अगर तुम किसी लक्ष्य को चुनती हो, मुश्किलें तो बहुत आती हैं हमारे जीवन में, अगर हम उस मुश्किल को आज झेलते हैं तो वही हमारे कल का उज्जवल भविष्य बनता है। मैं एक आइडिया कि इंस्ट्रक्टर टीचर बनना चाहती हूँ। अगर मैं उस मुकाम पे नहीं करना चाहती तो एक खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूँगी जिसमें लोगों को शिक्षित करूँगी। जो ग्रामीण परिवार है उनको निःशुल्क शिक्षा दूँगी, जिससे वो मेरे जैसे आगे बढ़ के अपने पैरों पे खड़े होकर उस चीज़ को कर सकें। हमारे साथ साथ 2, 3, 4 वो भी निकलेंगे, जिससे हमारे इस फतेहपुर जनपद को कई सारे फैशन डिजाइनर मिलेंगे। कई क्षेत्र में फैशन डिजाइनर होते हैं, उससे कि हमारे देश का, हमारे फतेहपुर जनपद का विकास होगा। ये सन 2002 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और तब और आज 2021 बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं फतेहपुर में देख रही हूँ। और खास करके बालिकाएं, महिलाएं जो कि पहले घर से निकलती नहीं थी, घूंघट में रहती थी, इवन वो मेरे इंस्टीट्यूट में आई, सीखी और उन्होंने उन लोगों ने अपने को इतना सक्षम कर लिया कि आज वो पॉलिटिक्स में जा रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में जा रही हैं, ट्रेनिंग फील्ड में जा रही हैं, खुद का अपना व्यवसाय कर रही हैं, कोई ना कोई रोजगार से जुड़ रही हैं या फिर समाज सेवा से जुड़ गई हैं। तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी जर्नी से लोगों ने यहाँ पे बहुत सीखा और बालिकाएं, महिलाएं प्रेरित हुई और अपने को एक फतेहपुर में एक अपनी पहचान भी बना पाई हैं। और अब अंत में जिले के प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे शामली और रामपुर के 1 दिवसीय दौरे पर। मुख्यमंत्री जनपद के कैराना कस्बे के उन परिवारों से भी करेंगे मुलाकात जो दंगे के बाद कर गए थे पलायन। यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा उनके लिए आज है अंतिम मौका। और नहाय खाए के साथ आज से छठ पर्व की हो रही है शुरुआत। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे और चौथे दिन क्रमशः अस्त होते और उदय होते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर देते हैं अर्घ्य। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।